Welcome to NIOS Vision Point, and we'll get started with our chapter Principles of Ecology. We are heading towards our lecture 2. Okay? Last lecture में हमने बहुत कुछ सीखा था, है ना, कि हैबिटेट क्या होता है, नीच क्या होता है, हैबिटेट और नीच रिलेटेड कैसे हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिक चीज हमने इंट्रोडक्शन उसका देखा था. ठीक है. अब भाई कोई रह रहा है किसी हैबिटेट के अंदर, तो किस तरीके से रह रहा है ना, वो भी तो जानना जरूरी है. या अगर मैं आप यहाँ पे रह रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो हम लोग क्यों रह पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग उस जगह पे अडेप्ट कर ले रहे हैं. चलिए हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है एडेप्टेशन. ठीक है. पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको उसके बारे में समझाएंगे. ठीक है. एवरी ऑर्गेनिज्म इज सूटेड टू लिव इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट. हर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए जाना जाता है. ठीक है. या वो उस हैबिटेट में रह सकता है. ठीक. अब अगर हम लोगों को बहुत ठंडी जगह पे छोड़ दिया जाए, है ना, बिना स्वेटर्स के, क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो हर ऑर्गेनिज्म का, अब जैसे मछलियां हैं, है ना, तो उनकी बॉडी अडेप्टेड होती है पानी में रहने के लिए. वो पानी से बाहर आएंगी तो वो जी नहीं पाएंगी. तो हर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर अडेप्ट करता है एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए या एक हैबिटेट में रहने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, यू नो दैट द कोकोनट्स आर अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन वाटर. कोकोनट्स जो हैं वो अडेप्टेड है पानी में ग्रो करने के लिए. ठीक है. और जो कैमल है वो अडेप्ट करता है किस लिए? कहां पे रहने के लिए अडेप्टेड है वो? डेजर्ट में. कैमल को हम लोग अपनी जगह पे देखते हैं. अगर आपको बोल दिया जाए कि कैमल आपको कहां मिलेगा, तो आपके दिमाग के अंदर सीधे आता है राजस्थान में, डेजर्ट एरिया में, यही सारे जवाब आएंगे. कभी ये नहीं आएगा कि यूपी में मिल रहा है या फिर आपको मध्य प्रदेश में मिल रहा है. ये सारी जगहों पे बहुत रेयर केस में ये चीज होती है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो अडेप्टेड है डेजर्ट एरिया में रहने के लिए. ठीक. नेक्स्ट, एन अडेप्टेशन इज दस द अपीयरेंस और बिहेवियर. पहले तो हम लोग एक एक शब्द के बारे में जानते चलेंगे. ठीक है. अडेप्टेशन क्या है? किसी भी चीज का, है ना, अपीयरेंस, वो कैसा दिख रहा है. ठीक. बिहेवियर, वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे एक्टिविटीज कर रहा है. ठीक. फिर उसका स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा भाई, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बॉडी में पार्ट्स कौन कौन से हैं, उस पर भी बहुत तेजी डिपेंड करेगा. फिर मोड ऑफ लाइफ, किस तरीके से वो जी रहा है. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है. ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक. तो अडेप्टेशन क्या है? इज द अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, बिहेवियर, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ, किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी का, कौन कौन से पार्ट्स हैं, और मोड ऑफ लाइफ मतलब कि किस तरीके का मोड है, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, कोई भी चीज. ठीक है. ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट अलाउज इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ये जो भी चीजें मैंने बताई, अपीयरेंस हो गया, बिहेवियर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जो भी चीज उसको किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करने में मदद करे, वो क्या कहलाएगी? अडेप्टेशन उसकी बॉडी की. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज उसकी बॉडी के अंदर, चाहे वो उसका अपीयरेंस हो, चाहे वो उसका बिहेवियर हो, चाहे उसका फंक्शन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, मोड हो, किस तरीके से वो खाना ले रहा है या बना रहा है या खा रहा है,
सब चीजें डिफाइन करती हैं कि वो उस जगह पे सरवाइव कर पा रहा है या नहीं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड फिन्स। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात हो रही है। क्या एग्जाम्पल्स हैं? प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड फिन्स आर एन एडेप्टेशन ऑफ फिशेस, ठीक है, टू सर्वाइव इन द एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में रहने के लिए फिशेस को क्या चीज की जरूरत है? गिल्स की और फिन्स की। गिल्स की मदद से वो सांस ले सकती है और फिन्स उसको मूवमेंट में मदद करती है। तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है उसके एक्वेटिक हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है? इन एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं, और एक्वेटिक मतलब कि जो पानी के अंदर है, एब्सेंस ऑफ वुड फॉर्मेशन, वुड नहीं फॉर्म होती है। ठीक है, जो ब्रांचेस हैं उसकी वो वुडी नहीं होती है। ठीक, एंड हाईली रिड्यूस्ड रूट सिस्टम उसका इतना एडवांस नहीं होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल जगहों पे या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जब आप देखोगे कि हाँ पेड़ उग रहे हैं, है ना, तो उसका रूट सिस्टम बहुत एडवांस होता है। किस लिए होता है? क्योंकि उसको पानी खींचना होता है ऊपर सर्वाइवल के लिए। ठीक, लेकिन ये तो पानी में ही, ये जो एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट हैं ये तो पानी में ही जी रहे हैं ना, तो इनको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, मतलब खींचने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत एडवांस नहीं है। ठीक है, आर एडेप्टेशंस ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, adaptations can be observed in the structure, behavior और physiology of an organism। ये हमने इसकी डेफिनेशन में ही जान लिया था, है ना, कि अडेप्टेशन जो है किस चीज से रिलेटेड है। अडेप्ट इंसान कब कर पाएगा, या कोई भी जानवर है, इंसेक्ट है, अडेप्ट कैसे कर पाएगा? या तो उसका स्ट्रक्चर वैसा हो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जीने के लायक, या तो उसका बिहेवियर ऐसा हो, है ना, कि कैसे वो बिहेव करे, उसके फंक्शंस ऐसे हो, या तो उसकी फिजियोलॉजी ऐसी हो। ठीक है, फिर adaptations have a genetic basis and have been evolved and perfected through the evolutionary process। इसका एडेप्टेशन का एक जेनेटिक बेसिस भी है ना, क्योंकि जैसे जैसे इंसान अडेप्ट कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एवोल्यूशन के थ्रू आया है। हमेशा से ऐसे नहीं था, या हमेशा से हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, ये टाइम के साथ चेंज हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई। किस चीज के एग्जाम्पल हैं? अडेप्टेशन के, जो हेल्प करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए। किस चीज के लिए? सरवाइव करने के लिए। Shape of the bird's beak is suited to the kind of food it needs to procure। अब देखिए ये चीज बहुत कॉमन सेंस की है ना। जिस तरीके का बीक होगा बर्ड का, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का खाना खा रही है ना, या उसके बीक के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये खाना खा पाएगी, ये नहीं खा पाएगी। वो सब स्पीशीज के लिए होता है। अब चाहे डॉग्स ले लीजिए, कैट्स ले लीजिए, उनकी जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक, फीडिंग हैबिट्स उनके माउथ पार्ट्स पे बहुत डिपेंड करती हैं। जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है उनका, वो उनके माउथ पार्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, द थिकनेस और थिननेस ऑफ फर डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट इन विच द एनिमल लिव्स। अब जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, अब जैसे पोलर बियर है, ठीक है, वो अडेप्टेड होता है ठंडी जगह पे रहने के लिए, क्योंकि उसका जो फर होता है वो बहुत मोटा होता है। ठीक, अब उसको अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं आप गर्म जगह पे उसको लाके रखें, तो वो कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इतना ज्यादा मोटा उसका फर है कि उसकी बॉडी उस चीज के साथ में चेंज ही नहीं कर पाएगी। ठीक, अब यहाँ किसी डॉग को, है ना, जो कि गर्म नॉर्मल टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्टेड है,
उसको हम लोग ठंडी जगह पे ले जाके रखें, उसका फर उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो भी एनिमल जहां पे भी रह रहा है वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, उसके फर के बेसिस पे, कि अगर उसका फर थिक है ना, तो वो ठंडी जगहों पे रह सकता है, वो उसके एनवायरनमेंट को उस एनवायरनमेंट में रहने में मदद करता है, ठीक है। और अगर उसका फर थिन है तो वो गर्म जगहों पे रह सकता है। तो जो फर है किसी भी एनिमल का, वो उस एनिमल को अडेप्ट करने में एनवायरनमेंट के साथ में मदद करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड विंग्स इन बर्ड्स फॉर मूवमेंट इन एयर, ये भी एक एडेप्टेशन है। बर्ड्स उड़ेंगी कैसे? वो तभी उड़ सकती हैं जब उनके पास फेदर्स हो और विंग्स हो, ठीक है। चौथा एडेप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स ऑन लीव्स एंड स्टेम्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं बताइए? हर्बीवोर्स जो हैं, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक हैं लेकिन प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, ठीक। कंज्यूमर लेवल 1। तो जो थॉर्नी प्लांट्स हैं उनको खाया नहीं जा सकता है, ठीक है, वो हर्बीवोर्स नहीं खा सकते हैं। वो थॉर्न्स इसीलिए होते हैं ताकि वो हर्बीवोर्स से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब चलिए एक और पॉइंट, इफ यू ब्रिंग द सनफिश, हम लोग स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, है ना, लेकिन पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ यू ब्रिंग द सनफिश फ्रॉम 2 different ponds and put them together in one pond, they can interbreed। अब देखिए स्पीशीज होती क्या है जनरल भाषा में, बताइए स्पीशीज होती क्या है? स्पीशीज एक ऐसी कैटेगरी है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके या फिर ब्रीड कर सके नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक, अपने टाइप के। तो यहां पे एग्जाम्पल लिया गया है सनफिश का। हम लोगों ने सनफिश ली 2 different पॉन्ड से, ठीक। अब 2 different पॉन्ड से लेकर के उनको हमने साथ में रख दिया। अब वो इंटरब्रीड कर रही हैं, है ना, आपस में इंटरब्रीड कर गई और एक नया ऑर्गेनिज्म, है ना, उसी टाइप का एक सनफिश प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। So both the populations of sunfish belong to one species। हमें ये समझ में आ गया भाई, क्योंकि वो इंटरब्रीड कर रही है इजिली, तो वो सेम स्पीशीज की है। तो स्पीशीज की डेफिनेशन क्या कहती है? A species is defined as a group of organisms। हमेशा जब भी हम लोग ये जो हायरार्की पढ़ते हैं ना, कि स्पीशीज है, जीन्स हो गया, आपके फाइलम्स हो गए, ये हमेशा एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करती है। अब इसमें ग्रुप में क्या आ रहा है वो डिफर कर सकता है, लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे किसी एक टर्म की, अगर हम लोग स्पीशीज की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली। देखिए अब आप ये बोलेंगे कि भाई हाइब्रिड भी बना लेते हैं, एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज के साथ में ब्रीड करा करके एक हाइब्रिड बन जाता है, लेकिन वो करवाना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन में क्या है कि ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड तो करे, ठीक है, इंटरब्रीड करे, लेकिन रिप्रोड्यूस भी करे सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब इसमें कोई दिक्कत ना हो रिप्रोडक्शन में, ठीक है। These organisms may be separated in space and time into smaller groups called population। अब देखिए हमारी जो पॉपुलेशन होती है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लें। अब हम लोग एक जगह पे तो नहीं रह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं, है ना, रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हमारी स्पीशीज अलग हो जाएगी, ठीक, हमारी पॉपुलेशन डिफर कर रही है। जब हम लोग पर्टिकुलर ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग स्पेस है, अलग अलग टाइम में है ना,
तो वो आपकी पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक, चलिए अब पॉपुलेशन को थोड़ा सा और जान लेते हैं। पॉपुलेशन ये तो पता चल गई आपको पॉपुलेशन होती क्या है, पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। माइंड यू, फ्रीली इंटरब्रीडिंग, फ्रीली इंटरब्रीडिंग मतलब कि इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है या फिर कोई दबाव नहीं है ब्रीड करने के लिए, ये अपनी मर्जी से ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स पर पर्सन ऑफ द सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। अब देखिए, अगर कोई यहां पे है, ठीक है, कोई उत्तर प्रदेश में है, वो तमिलनाडु के पर्सन के साथ में अगर सेम जगह पे नहीं है तो वो ब्रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि ऑफ द सेम स्पीशीज, पहले तो सेम स्पीशीज का होना चाहिए, प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम, जो एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है उस समय में, तभी वो ब्रीड कर सकता है, नहीं तो वो ब्रीड नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन क्या हुई आपकी, ऐसे इंडिविजुअल्स जिन पे कोई दबाव नहीं है, जो साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर समय में एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अ पॉपुलेशन हैज ट्रेट्स ऑफ इट्स ओन। अब देखिए, ट्रेट्स का मतलब आसान भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ट्रेट्स का मतलब आसान भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पॉपुलेशन की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना। वो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर, जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती है। ठीक, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, कैसे, वो जानते हैं। पहली चीज, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल इज बोर्न एंड डाइज बट अ पॉपुलेशन कंटिन्यूज। एक अगर आदमी है ना, या फिर कोई इंडिविजुअल है, तो पैदा होता है, वो मरता है। ठीक, लेकिन पॉपुलेशन एज अ होल कभी नहीं मरती। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कोई इंसान मर सकता है, हाँ, लेकिन हम लोग ये बोल नहीं सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन मर गई है ना, या पूरी पॉपुलेशन पैदा हुई है एक साथ, है ना। तो वो एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, population may change its size depending on the birth rates of the population। देखिए, बर्थ रेट और डेथ रेट पे पॉपुलेशन डिपेंड करेगी। वो इंडिविजुअल डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन पॉपुलेशन डिपेंड करेगी। कितनी बर्थ्स हो रही हैं, अगर बर्थ ज्यादा हो रही हैं डेथ से, तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। अगर डेथ ज्यादा हो रही हैं बर्थ से, तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करेगा। तो बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल इज ईदर फीमेल और मेल, यंग और ओल्ड, बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो विच मीन्स द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल डिवाइड पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि एक इंडिविजुअल मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। ठीक, पॉपुलेशन को हम मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन में वो नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा उसका रेशियो बोलेंगे। ठीक, कि पर 1000 मेन पे इतनी वुमेन है। ठीक है, हमेशा हम लोग जब भी लेते हैं, हम लोग उसको एज अ रेशियो कंसिडर करते हैं जब भी पॉपुलेशन देखी जाती है, और इंडिविजुअल को हम मेल और फीमेल की तरह देख सकते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात होगी तो हम लोग उसको एज अ रेशियो कंसिडर करेंगे। ठीक, तो ये कैसे भाई, ये जो सेक्स रेशियो है भाई, इसका भी एक एज स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब, अब जैसे ओल्ड एज वाले हैं, पॉपुलेशन में जो ओल्ड एज वाले हैं उनको अलग रखा जाता है ना। जो
रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं, मतलब कि जो अभी मैच्योर हुए हैं 18 साल से ऊपर वाले, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जो जुवेनाइल फेज वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनको अलग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी डिवाइडेड है। पहले तो सेक्स रेशियो के बेसिस पे डिवाइडेड है, ठीक, और दूसरी चीज ये एज स्ट्रक्चर के उस पर भी डिवाइडेड है। और डिपेंड किस पे करती है? बर्थ रेट पे करती है, डेथ रेट पे करती है। तो ये सब पॉपुलेशन की अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट, अब अलग से हम लोग इसकी जरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन की, पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? पढ़िए, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। कितने इंडिविजुअल्स हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में। पर यूनिट एरिया मतलब कि कोई भी हमने यूनिट ले लिया, हमने मीटर में ले लिया, किलोमीटर में ले लिया, पर किलोमीटर कितने इंडिविजुअल्स हैं, वो उस पर्टिकुलर जगह की डेंसिटी हो गई। वो पॉपुलेशन कितनी है वहां पे, है ना, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं उस पर्टिकुलर किलोमीटर के अंदर, या फिर बहुत कम लोग हैं उस पर्टिकुलर किलोमीटर के अंदर, तो वो उस जगह की डेंसिटी हो गई। ठीक, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है? इज टर्म्ड एज हेल्थ पॉपुलेशन डेंसिटी विच मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। देखिए, ये जो डेंसिटी है किसी भी जगह की पॉपुलेशन की, वो चेंज होती रहती है। ठीक, जिस समय ब्रीडिंग सीजन रहेगा उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उस समय उस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी बढ़ सकती है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसोर्सेज की कमी है एक पर्टिकुलर जगह पे, रिसोर्सेज पहले ज्यादा थे फिर कम हो गए। अब जब कम हो गए हैं तो ब्रीड नहीं कर पाएगा, अब ब्रीड नहीं कर पाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी पॉपुलेशन की? वो कम हो जाएगी। ठीक, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना, मान लो हम लोग ये देखते हैं मॉनसून सीजन के अंदर कि जो एनिमल्स हैं और वो आपके पार्क्स वगैरह में काफी दिखते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन रहता है। ठीक, तो उस समय में उस पर्टिकुलर स्पीशीज की डेंसिटी उस जगह पे इंक्रीज करती है। ठीक, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन अ रीजन is determined by selecting random samples from an area of particular dimension called the quadrate from that region। देखिए, हम लोग डेंसिटी निकालते कैसे हैं? हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज ले लेते हैं। ठीक है, उन स्पीशीज का काउंट देखते हैं कि हाँ इस जगह पे ये पर्टिकुलर स्पीशीज कितनी है। ठीक है, और ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट बोलते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेंसिटी, वो आपका क्वाड्रेट है। ठीक है, उस रीजन का। इन केस ऑफ लार्ज मोबाइल एनिमल्स, मान लीजिए बहुत बड़े एनिमल्स की बात हो रही है, अब चाहे टाइगर्स की बात हो रही है, लेपर्ड्स की बात हो रही है, ये सारे उसके, तो उनके नंबर्स काउंट करके, है ना, कि उस जगह पे कितने दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या उनके फुटप्रिंट्स काउंट करके कि हाँ उनके फुटप्रिंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो इतने एनिमल्स होंगे, उस बेसिस पे उस एनिमल की डेंसिटी, उस एनिमल की पॉपुलेशन की डेंसिटी पता की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमंस का ये तो सबको पता ही होगा, हर 10 साल पे गवर्नमेंट हमारी क्या करती है? सेंसस निकालती है। सेंसस क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस, की कितने पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है। तो ये कैसे होता है? एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोग जा जाके इंडिविजुअली काउंट करते हैं कि हाँ इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इसके बेसिस पे पता चलता है कि हाँ ह्यूमन पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी है, या पर किलोमीटर या पर मीटर में इतने लोग जी रहे हैं या रह रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से सेंसस निकाले जाते हैं हर 10 साल पे। ठीक,
अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की हमारी है बर्थ रेट, या इसको हम लोग नेटिलिटी भी बोलते हैं। बर्थ रेट क्या होती है? द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर बोर्न एंड एडेड टू द पॉपुलेशन अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड नेटिलिटी। अब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस जगह का बर्थ रेट डिफाइन करता है, ठीक है, कितने लोग बॉर्न हुए, ठीक। तीसरी चीज, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी है डेथ रेट या फिर मॉर्टेलिटी, कितने लोग मर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर स्पेस में, टाइम में और गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपकी एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको क्या लेते हैं? जो नेचुरल पॉपुलेशन है हमारी, हर एज ग्रुप की रहती है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये जो हमारा एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको पहले भी ये चीज मेंशन कर चुकी हूँ, क्योंकि टॉपिक आया है, इसलिए हम लोग वापस से इसको कवर कर लेते हैं। पहली फेज होती है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होते हैं? जुवेनाइल्स होते हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर आपका आता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप। रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो फिजिकली इतने मेच्योर हैं कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। तीसरे में आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो अब खत्म हो चुकी है, ठीक। अब किसी भी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के अंदर, है ना, जो रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग होंगे वो ज्यादा होंगे, वो ग्रो कर रही है ना पॉपुलेशन, तो अगर रिप्रोडक्टिव वाले नहीं हैं तो ग्रोथ कैसे होगी, ठीक। दूसरी चीज क्या लिखी है? अगर मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, तो स्टेशनरी ग्रुप वाले हैं, मतलब कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं आप, ठीक। अब आया आपका क्या? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बता चुके हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन अ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, ठीक। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में जानेंगे। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ये भी जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। जो ग्रोथ हो रही है ना, जो बढ़ाव हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है, स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, या फिर जो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, वो इन्फ्लुएंस होता है किस चीज से? इन्वायरमेंट से, बहुत ज्यादा। अगर आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हैं तो ये जो ग्रोथ पीरियड है वो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक, या फिर रिसोर्सेज हमारे पास काफी हैं तो जो ग्रोथ पीरियड है वो काफी बढ़ेगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं है तो आपका ग्रोथ पीरियड नहीं होगा, या तो डिक्लाइन होने लगेगा या तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। तो इसके आगे अगर हम लोग पढ़ें, पॉपुलेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ विथ टाइम which is depicted by population growth curves, ठीक। ये हम लोग कर्व्स के थ्रू जानते हैं कैसे होता है ये। तो 2 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, एक जे शेप्ड कर्व होता है, एक एस शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। इसको सिग्मोइड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, एस शेप वाले को। अब जो जे शेप्ड है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम बना के दिखाएंगे, ठीक। द जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इज टिपिकल of the species which reproduce rapidly and which are greatly affected by seasonal fluctuating environmental factors such as light, temperature and rainfall। देखिए ये जो आपका J shaped curve है, ये एक typical species curve है जिसमें बहुत तेजी ग्रोथ होती है, क्योंकि environmental conditions जो हैं वो favorable होती हैं, उसके हित में होती हैं कि हाँ वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक। और ये बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, लाइट इफेक्ट करती है इस चीज को, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, रेनफॉल इफेक्ट करती है। इस टाइप के कर्व में
पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस रैपिडली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको मैं बना के दिखाऊंगी, है ना, कि किस तरीके से बढ़ रहा है। दिस टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ occurs in nature when the population has abundant supply of resources। अब मैंने बोला ना, जब ग्रोथ तभी हो सकती है जब एनवायरनमेंट आपको फेवर करे। अगर एनवायरनमेंट आपको फेवर नहीं कर रहा है तो कभी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास खाने की कमी है, हमारे पास पानी की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है, तो हम लोग कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए इस चीज के लिए। ठीक, आफ्टर रीचिंग अ पीक देयर इज अ सडन क्रैश और डिक्लाइन ड्यू टू एनवायरमेंटल और अदर फैक्टर्स। अब देखिए, हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, ढेर सारी रिसोर्सेज हमने चूस ली, ठीक, तो रिसोर्सेज खत्म हो गई। और ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंट अब फेवर करना बंद कर दे, हो सकता है कि सीजन चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर घट जाए या बढ़ जाए, है ना, तो कुछ भी हो सकता है जो कि फेवरेबल ना हो हमारी रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो उस केस में क्या होता है कि वो क्रैश करने लगती है पॉपुलेशन। ठीक, अब जैसे ये इंसेक्ट पॉपुलेशन में बहुत देखा गया है, इसमें एग्जाम्पल दिया है, इंसेक्ट पॉपुलेशन में बहुत देखा गया है, ये एक्सप्लोजिव होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत एक्सप्लोजिव ग्रोथ होती है मॉनसून सीजन में। मॉनसून सीजन में ये रिप्रोड्यूस करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही एंड होता है इस सीजन का, क्या होने लगता है, क्या होने लगता है, इनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगती है। अब आपको इसी में अगर हम बना के दिखाएं, ये आपका कर्व है, ठीक है। ठीक, ये जो कर्व जाता है ये ऐसे जाता है और ऐसे घट जाता है। ठीक, तो ये ग्रोथ पीरियड है आपका, जब आपकी रिसोर्सेज क्या हो, आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंट है। और इस केस में आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको फेवर कर रहा है। ठीक, ये पीक पे पहुंचा, ठीक है, ये इस जगह पे पहुंच गया। अब क्या हुआ, इस जगह से अब रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगेंगी, रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगेंगी। ठीक, अब ये क्या हुआ, डिप्लीट होने लगी रिसोर्सेज, तो अब ये आपका डिक्रीज होने लगता है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अनफेवरेबल हो गई इस केस में। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एस शेप्ड कर्व के बारे में बात करेंगे। रुकिए, दूसरे कलर से बताएं आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, मूविंग ऑन। ठीक है, तो जो एस शेप्ड कर्व है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एस शेप्ड कर्व और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हैज अ लैग फेज, अ ग्रोथ फेज एंड अ स्टेबल फेज। ठीक है, फिगर ये देखिए, ये है, इसमें क्या रहता है, एक आपकी लैगिंग फेज रहती है। क्या रहती है, लैगिंग फेज रहती है, चल रहा है। ठीक, अब अचानक से क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है। ठीक, इस केस में, और फिर क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक, तो ये जो फेज है ये आपकी लैग फेज है, ये आपकी ग्रोथ फेज है, और ये आपकी स्टेबल फेज है। ठीक, तो जब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अबंडेंट सप्लाई मिल रही होती है ना, पहले तो वो लैग करेंगे,
किसी चीज में, है ना। फिर उनको जब अबंडेंट सप्लाई मिलेगी रिसोर्सेज की, या जो इन्वायरमेंट है उनके फेवर में होगा, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक। और फिर जब ये खत्म होने लगेगा तो वो एक स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, ठीक। हम लोग इसके हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, When few organisms occupy a hitherto unoccupied area, reproduction occurs after some time, ठीक है। अब ऐसी जगह पे अगर रह रहे हैं लोग, ठीक है, जहां पे पहले कोई नहीं रह रहा था, ठीक, अनऑक्यूपाइड एरिया पे आए वो, तो पहले उनको समझने में, सीखने में समय लगेगा। उस समय को लैग फेज बोलते हैं या रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में नेटिलिटी एंड मोर्टेलिटी रिमेन स्मॉल, अगर जो आपकी बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो कम रही, तब की बात हो रही है। व्हेन ग्रोथ फेज बिगिंस, रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन अकर्स। अब इसके बाद में ये लैग फेज के अंदर क्या होता है, आपका जो साइज है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इस समय में कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। हर देखो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जब होती है ना, एक तरीके की, तो वो एक बार में एक इंडिविजुअल के साथ में ब्रीड कर सकती है, ठीक। तो कोई कंपटीशन नहीं होता है, दो पॉपुलेशंस के बीच में कंपटीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं इन्वायरमेंट से वो डिफरेंट हैं, है ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम लोग ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो हैबिटेट होता है आपका, है ना, वो दो ऑर्गेनिज्म का या दो स्पीशीज का हैबिटेट सेम हो सकता है, लेकिन उनका नीच नहीं सेम होना चाहिए, ठीक। तो हैबिटेट सेम हो सकता है, इसलिए कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सेम स्पीशीज में ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इवेंचुअली क्या होता है, जो सप्लाई है, ठीक है, अभी तक तो रिसोर्सेज अबंडेंट थी, हम लोग एक जगह पे गए, नई जगह थी, तो वहां पे सारी चीजें हमारी थी। अब धीरे धीरे वो चीज लिमिट होने लगेगी, ठीक है। तो इस समय में क्या होता है, जो नेटिलिटी मतलब जो बर्थ रेट है, और जो मोर्टेलिटी है, जो मरने की रेट है, वो सेम होने लगता है। इसलिए ये जो आपका ग्राफ है ये क्या होने लगता है, स्टेबल होने लगता है। तो पहले लैग कर रहा था ना, थोड़ी ग्रोथ हो रही थी, थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा था उस चीज में, फिर अचानक से फेवरेबल कंडीशंस मिली, रिसोर्सेज अबंडेंट थे, तो वो ग्रोथ करा। अब उसके बाद में लिमिटिंग हो गई रिसोर्सेज की, तो इस केस में मोर्टेलिटी भी सेम हो गई और नेटिलिटी भी सेम हो गई, इसलिए वो स्टेबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे चलेंगे हम लोग, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ कॉमन प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, ये आपकी ढेर सारी अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन जब एक जगह पे है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो एक कम्युनिटी बनाएगी, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉन्ड, ठीक। अगर हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें या पॉन्ड की कम्युनिटी की बात करें, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे पॉन्ड में, वो एक कम्युनिटी बना लेंगे, ठीक है। जो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है वो सब चीज के साथ में ली जाती है, जैसे जब वो इंटरैक्ट करती है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में अपने, अलोंग विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम बना लेती है, ठीक है, उस जगह का। जैसे अब पॉन्ड की जो कम्युनिटी है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है, जब वो उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, उसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग आए, सारी चीजों को लेकर के जब हम लोग साथ में कंसिडर करेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में, तो उसको इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है, या पॉन्ड इकोसिस्टम, वो पर्टिकुलर जगह का इकोसिस्टम, ठीक है।
तो वही चीज बोली गई है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी अलोंग विथ इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मैटर मेक्स एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बना लेती है। इकोसिस्टम कैन रेंज इन साइज फ्रॉम अ puddle of water to a stream or a patch of wood to an entire forest or desert। अब देखिए बहुत छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम और बहुत बड़ा भी हो सकता है। हम लोग पॉन्ड की बात कर सकते हैं या एक पडल की बात कर सकते हैं, हम लोग एक लॉग ऑफ वुड की बात कर सकते हैं या पूरे फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर है ना, उनको सबको साथ में लेकर के हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सिनइकोलॉजी। ठीक है, ये जो सिनइकोलॉजी है आपकी, ये स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में। ठीक है, अब बायोस्फीयर, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा, है ना। हम लोग बस इसके बारे में जान लेंगे और आज की क्लास खत्म। ठीक, बायोस्फीयर क्या है बताइए। अ थिन लेयर ऑन एंड अराउंड द अर्थ। ठीक, ये एक लेयर है जो अर्थ पे भी है और अर्थ के अराउंड भी है, विच सस्टेन्स लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जो अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, वो सब किसके अंडर आती हैं? आपके बायोस्फीयर के अंडर। लाइफ एग्जिस्ट इन दी डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग फॉर्म्स हैं, है ना। लाइफ अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ बढ़ रही है। ठीक, all these living organisms of the biosphere are directly or indirectly dependent on one another as well as on the physical components of the earth। अब देखो जितने भी components हैं अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर या living components हैं, वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है और जो environment है उनका उन पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सब इंटरलिंक्ड है साथ में। हमें जब हमने चालू किया था ये चैप्टर इकोलॉजी वाला, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये अपने जो कलीग ऑर्गेनिज्म है उस पे तो डिपेंडेंट है ही, बाकी जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, वो काम कर रहा है, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें 3 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला एटमॉस्फेयर, दैट इज रिलेटेड टू एयर। ठीक, दूसरा क्या है? लिथोस्फेयर, that is related to land, and hydrosphere that is related to water। The atmosphere is a gaseous envelope। gaseous envelope है, हम लोग ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, है ना। gaseous envelope that surrounds the earth's surface। ठीक है, जो अर्थ की सरफेस के अराउंड जो एयर की परत है ना, जो एक ब्लैंकेट है, जो हम एक चादर ओढ़े हुए हैं एयर की, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नोबल गैसेस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये सब आपका किसमें आ गया? कौन सी कैटेगरी में? एटमॉस्फेयर की कैटेगरी में। ठीक, फिर आया आपका बायोस्फेयर। ठीक, बायोस्फेयर तो पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइड्रोस्फेयर के बारे में जानेंगे। हाँ, हाइड्रोस्फेयर क्या है? ये जो वाटर सप्लाई है अर्थ का, फ्रोजन फॉर्म्स में, फ्रेश वाटर लेक्स में, गैसियस स्टेट में, हर स्टेट में जो वाटर का वो है, वो आपका क्या आएगा? हाइड्रोस्फेयर के अंदर आएगा। लिथोस्फेयर में हमारा आता है सॉइल और रॉक। ठीक, जो अर्थ के क्रस्ट पे है। ठीक, अब ये जो टर्म है हमारा इकोस्फेयर, हम लोग एक टर्म नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम लोग इकोस्फेयर बोलते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी यूज हो रहा है आजकल। ये डिनोट क्या करता है? बायोस्फेयर और जो बाकी के उसके 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो इकोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये तीनों को लेकर के हम लोग क्या पढ़ते हैं?
इकोस्फेयर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।